दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम तंदुरुस्त कैसे रह सकें। आजकल की नौजवान पीढ़ी जो है वो बहुत ही एक किस्म की, अगर पंजाबी भाषा में बताऊं तो दोराहे पे खड़ी है। दोराहा मतलब उनको ये नहीं सूझ रहा कि किस तरफ जाया जाए, इलाज कहाँ से लिया जाए, काउंसलिंग कहाँ की जाए, विचार विमर्श किससे किया जाए। तो ऐसे दोराहे पे आजकल के नौजवान खड़े हैं, क्योंकि जब भी नौजवान कहीं सफ़र करने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि रेलवे स्टेशन के आसपास जितनी दीवारें हैं सभी पे मर्दाना कमजोरी के इश्तिहार लगे हुए हैं। बस स्टैंड के बाथरूमों में मर्दाना कमजोरी को ठीक करने के लिए इश्तिहारबाजी लगी हुई है, इश्तिहार लगे हुए हैं, एडवर्टाइजमेंट लगी हुई है। फेसबुक या यूट्यूब खोलते हैं तो वहाँ पे भी अपना मर्दाना ताकत को बढ़ाने के लिए ये खा लो जी, वो खा लो जी, इतनी दवाइयाँ ले लो, ये वो। तो इस तरीके से नौजवान शशोपंज में हैं, दोराहे पे हैं, उनको समझ नहीं आती, उनको सही तरीके से कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो मैं जो बातें बताता हूँ वो मैं सभी अपने तजर्बे के आधार पे बताता हूँ कि मेरे पास जितने पेशेंट आते हैं तो उनको मैं दवाइयों के साथ साथ काउंसलिंग भी करता हूँ। तो मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का यही है कि आप बिना दवाइयों के अपने लाइफस्टाइल को सही करके कैसे तंदुरुस्त रह सकते हैं, और कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनको आपको सीरियसली लेना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो सामान्य हैं, जो सभी के साथ घटनाएं होती हैं, जो सामान्य घटनाएं हैं तो वो किसी के साथ नौजवान शेयर नहीं करते। तो उनको रहता है कि शायद ये समस्या सिर्फ मेरे साथ ही है। सबसे जो पहली कॉमन समस्या है वो आती है कि जरा सा जब सोचते हैं, संभोग के बारे में सोचते हैं, जरा सा कोई मन में ख्याल आता है, या कोई पोर्न वीडियो देखते हैं तो गुप्तांग से चिपचिपा पानी निकलने लग जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो चिपचिपा पानी है ये वीर्य नहीं है, ये सीमन नहीं है, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक लुब्रिकेंट्स है जो कि हमें अपना प्रकृति ने इसलिए ये दिया है ताकि हमें पता चल सके कि हम जो है संभोग के लिए हमारा पेनिस तैयार है। तो इसमें कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, कुछ भाइयों को ये समस्या ज़्यादा होती है तो थोड़ा बहुत सोचते ही पानी आ जाता है, तो उनको थोड़ी बहुत साथ में गर्मी भी होती है, तो उनको ज़्यादा किसी चक्करों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये समस्या मैरिज के बाद अपने आप ठीक हो जाती है। इसके लिए तरह तरह की दवाइयाँ आप ना लें, मेरा यही आपसे निवेदन है। ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको ये समस्या है तो बाज़ार में जाएं पंसारी के पास, उनसे आंवला का पाउडर ले लें। आप 200 ग्राम आंवला का पाउडर ले लें और 200 ग्राम मिश्री ले लें। शाम को किसी मिट्टी के बर्तन में इस आंवला के पाउडर को आप भिगो के रख दें और 3 चम्मच, 2 या 3 चम्मच अपने डालने हैं। ध्यान रहे जिनको खांसी जुकाम नज़ले की शिकायत रहती है वो ये प्रयोग ना करें, उसके लिए कोई दूसरा प्रयोग बता दूंगा, या मेरे से फ़ोन पे संपर्क कर लें। क्योंकि कफ प्रकृति वालों को आंवला बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तो कोई और समस्या पैदा हो सकती है, इसलिए कफ प्रकृति वाले जिनको नज़ला जुकाम की शिकायत रहती है वो ये प्रयोग ना करें। बाकी सभी नौजवान साथी कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपने क्या करना है कि इसको भिगो के रख देना है बाज़ार से जो आपने पाउडर लेके आए, और 200 ग्राम आपके पास मिश्री है तो उसको आपने पीस के रख लेना है अलग से किसी बर्तन में। तो रात को ये आंवला का पाउडर आपने भिगो के रखा, सुबह इसको पुन के छान के, तो इसमें 1-2 चम्मच मिश्री अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं जो आपके पास पीसी हुई है। तो सुबह निहार मुंह जैसे बोलते हैं, खाली पेट, शौच वगैरह से निवृत्त होने के बाद, टॉयलेट वगैरह जाने के बाद ये आप पी लें। आपका जो गर्मी की वजह से कोई लिंग में चिपचिपा पानी आता है, दांत जाती है, सपन दोष की समस्या है, वो सारी समस्याएं निर्मूल हो जाएंगी। ज़्यादा किसी जो दीवारों पे लिखे हुए इश्तिहारबाजी है मर्दाना ताकत के लिए, या यूट्यूब पे बहुत से वैद्य मित्र हैं, चलो मैं किसी की बुराई नहीं करता, सभी अपनी अपनी जगह पे सही हैं। हो सकता है कि हम भी सभी जगह पे सही ना हों, तो
सही तो परमपिता परमात्मा ही है, बस उसी का नाम लिया जाए तो सबसे बढ़िया है। तो अगर आप किसी के झांसे में आ जाएंगे तो आपसे कोई 5-7 हज़ार रुपये आपके ठगे जाएंगे, आपको बेनिफिट वगैरह कुछ नहीं होना दवाई का, क्योंकि दवाई का मकसद होता है अगर आपकी करंट प्रॉब्लम्स को देख के, आपकी समस्या की जड़ को देख के दवाइयाँ दी जाएं। अभी किसी ने आपको तांबा खिला दिया कच्चा, किसी ने संखिया खिला दिया, किसी ने पारा खिला दिया, तो उससे आपको आने वाले समय में नुकसान हो सकता है। तो ये एक समस्या है। दूसरी समस्या हम बात करते हैं सपन दोष के बारे में। सपन दोष जिसे हम नाइट फॉल कहते हैं। बहुत से रोगी मेरे पास आते हैं जिनका नाइट फॉल किसी भी दवाई से बंद नहीं हुआ। उन्होंने ठंडी दवाइयाँ भी लेके देख ली, बात को कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ लेके देख ली, सभी तरह की दवाइयाँ लेके देख ली। असल में ये अपान वायु का रोग है। जब तक आपकी अपान वायु सही नहीं होती तो आपकी ये समस्या ठीक नहीं होती। और महीने में अगर 3 या 4 बार आपको सपन दोष नाइट फॉल होता है तो आप इसको समस्या बिल्कुल ना माने, आपको आने वाले समय में कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर इससे कोई 1% भी परेशानी आ जाए तो मैं बैठा हूँ, मेरा नंबर नोट कर लो आप। अगर आपको कोई परेशानी आ जाए तो मैं आपका फ्री इलाज करूँगा। यानी 3 या 4 बार अगर हफ्ते में कोई नाइट फॉल की समस्या आती है तो उसको आप बहुत बड़ा इशू, बहुत बड़ा मुद्दा बना के तरह तरह के वैद्यों से संपर्क ना करें, तरह तरह से दवाइयाँ ना खाएं, आप मुहारे दवाइयाँ ना खाएं, तो ये अपने आप सही हो जाता है। जब आपकी मैरिज हो जाएगी, मैरिज के बाद अपने आप आपका नाइट फॉल की समस्या सही हो जाएगी। हाँ, जिनकी सही नहीं होती है तो उनको समस्या क्या होती है, या तो उनको पेट में कोई कब्ज गैस एसिडिटी होती है, तो जब तक पेट की कब्ज गैस या एसिडिटी पेट की शुद्धि नहीं कर लेते तब तक उनका नाइट फॉल नहीं ठीक होता है। और उनका नाइट फॉल ये नहीं है कि हफ्ते में 1 बार हो या महीने में 2-3 बार हो, उनको नाइट फॉल तकरीबन हर रोज ही होता है। और कई बार तो दिन में भी नाइट फॉल हो जाता है। कई बार थोड़ी सी दिन में आंख लगी, दिन में सोए तो उनको नाइट फॉल हो गया, और रात के पहले पहर ही नाइट फॉल हो जाता है, यानी सोने का जो पहला घंटा होता है उसी में उनको नाइट फॉल हो जाता है। तो इससे अनुमान ये लगता है कि उनके पेट में कृमि है, जहाँ उनके पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है, एसिडिटी है। तो जैसे ही कोई हलचल होती है उनके पेट में, जब कृमि हलचल करते हैं, कीड़े हलचल करते हैं, तो उनको जो है उसी टाइम नाइट फॉल हो जाता है। तो ऐसे रोगियों को जरूर दिखाना चाहिए, डॉक्टर को मिलना चाहिए, वैद्य को मिलना चाहिए। जहां आपका मन करे कि हाँ भाई ये डॉक्टर, ये वैद्य मेरे को अच्छा लगता है, तो वहां से आप अपना इलाज करवाएं। तो ये हो गई। अब आ गई दांत की समस्या। कई रोगियों को, कई नौजवानों को दांत की समस्या हो जाती है, लीवर में गर्मी हो जाती है, और उनका जो है पेट में कब्ज बढ़ने लग जाती है। तो बहुत ज़्यादा जो हस्तमैथुन कर लेते हैं, जिनका वीर्य बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, ऐसे रोगियों को अपना दांत की समस्या हो जाती है। तो ऐसे रोगियों के लिए भी जो मैंने आंवला बाड़ा प्रयोग बताया है वो बहुत अच्छा है। इसके साथ आप चंद्रप्रभा बट्टी और वीर्य शोधन बट्टी, एक एक गोली ये भी आपको पंसारी से मिल जाएगी। इन दवाइयों के लिए आप मेरे से कोई संपर्क ना करें। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो ये बाज़ार से ही मिल जाएगी। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पे ऑडियो में मैसेज मेरे को डाल दें। मुझे आपके पैसे का कोई लालच नहीं है, कोई किसी किस्म का ये नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आप अच्छे तरीके से बात को समझ जाएं। आप गलत फलत कच्ची दवाइयाँ बस में वगैरह लोगों से लेके ना खाएं, आपकी सेहत का भी नुकसान, आपके पैसे का भी नुकसान। तो जिनको दांत पड़ती है वो आंवले वाला प्रयोग करें, और साथ साथ एक एक गोली चंद्रप्रभा बट्टी और एक एक गोली वीर्य शोधन बट्टी। और जो 18-19 वर्ष के लड़के हैं जो ये कहते हैं कि पेनिस का साइज छोटा है, पेनिस में तनाव नहीं आता, तो उनसे मेरा निवेदन है कि पेनिस का साइज सही समय के साथ साथ आपके पेनिस का साइज बढ़ जाएगा। दूसरी बात होती है प्रकृति की। हर इंसान को अलग अलग बनाया है। जैसे किसी का नाक नैन नक्श नहीं मिलता, उसी तरीके से किसी का पेनिस साइज भी नहीं मिलता। किसी का साइज थोड़ा छोटा होता है, किसी का साइज बड़ा होता है। तो ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है, इस चीज़ के पीछे आप मत भागिए। फिर भी अगर लेना चाहते हैं आप तो कोई ऑयल ले लीजिए, उसकी मालिश कीजिए। जैसे बाज़ार से श्री गोपाल तेल, मालकंगनी तेल, संखिया तेल, श्री गोपाल और मालकंगनी 20-20 ml ले लीजिए, और संखिया का 5 ml का तेल ले लीजिए। तो ये 1200-1300 में आपका बढ़िया कॉम्बिनेशन बन जाएगा। नसों की जितनी कमजोरी आई है, हस्तमैथुन की वजह से जो कमजोरी आई है, ये सभी नौजवान इसका इस्तेमाल करें। और एक चीज़ ध्यान रखें, जब आप इस्तेमाल करें तो पेनिस
को रगड़ना नहीं चाहिए, हस्तमैथुन नहीं करना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि उधर से ऑयल का इस्तेमाल करते हैं और उसी टाइम उनके पेनिस में उत्तेजना आ जाती है तो हस्तमैथुन शुरू कर देते हैं। तो हस्तमैथुन से आपने तो ये जो कॉम्बिनेशन मैंने तेल का बताया, इसकी रात को मसाज करें हल्के हाथ से। जो आगे का सेंसिटिव पार्ट है उसको आप बचा के मालिश करें, तो इससे आपकी जो नसों की कमज़ोरी है वो ठीक हो जाएगी। इसके अलावा हम एक तेल बनाते हैं जो इसी यूट्यूब चैनल पे पड़ा है, शाही तिल्ला के नाम से। वो अगर आपको ज़रूरत हो तभी मंगाएं, तो फालतू की चैटिंग कृपया मत करें। हमारा मकसद ये नहीं है कि हमने ज़्यादा दवाइयाँ बेचनी है, हमारा मकसद सिर्फ आपको अवेयर करना है, आपको जानकारियाँ देना है, ताकि आप तरह तरह की लूट खसोट से बच जाएं। अच्छा, तो ये हो गया पेनिस का साइज, और साइज का बहुत ज़्यादा मैटर नहीं है, इस बात को दिमाग से निकाल दें। अब तीसरी अगली बात जो आती है कि कई बार मानसिक नमर्दी हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई नौजवान अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया, अपने पार्टनर से मिलने गया, तो उसने कुछ बोल दिया कि भाई आपके पेनिस का साइज छोटा है, या आपसे कुछ ये नहीं होता वो नहीं होता, ऐसे कुछ ना कुछ बोल दिया, तो उस बात को आप दिमाग में बिठा लेते हैं। तो अगर आपको ऐसी बात लगे तो आप काउंसलिंग से ठीक हो सकते हैं। तो आप किसी अच्छे लड़के से, अच्छे वैद्य मित्र से जो सूझवान हो, जिसका तजर्बा हो इस हेतु, उससे बात करें, खुल के बात करें, तो आपकी ये समस्या ठीक हो सकती है। और इस वजह से अगर आपका पेनिस बैठने लग गया हो, उत्तेजना आते आते आपकी उत्तेजना कम हो जाती हो, तो आप ऐसे करें कि आप अश्वगंधा पाउडर ले लें बाजार से। अश्वगंधा पाउडर 2 चम्मच आप इसको रात को पानी में भिगो के रख दें, आधा गिलास पानी में। सुबह इसमें आधा गिलास ही दूध मिला लें और इसको मंद आग पे पकाएं। जब ये खीर टाइप बन जाए, गाढ़ा गाढ़ा बन जाए, इसमें से पानी वगैरह जल जाए, तो खाली पेट आप इसको मिश्री मिला के खा लें। तो जिनका पेनिस बीच बीच में बैठ जाता है उनके लिए ये रामबाण फार्मूला है, सस्ता भी है, आसानी से पंसारी से मिल भी जाएगा। तो ये करें। अगर फिर भी समस्या नहीं होती तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर फिर भी समस्या आपकी सॉल्व नहीं होती है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। हम कोई ये नहीं है कि हम सिर्फ सोशल मीडिया पे ही दवाइयाँ देते हैं, तो हमारे पास पर्सनली भी पेशेंट आते हैं। समय में से समय निकाल के आपके लिए वीडियो मैं बनाता रहता हूँ ताकि आपको जानकारी मिलती रहे। तो अभी बात करते हैं हस्तमैथुन की। अभी कुछ मेरे को मित्रों ने लिंक भेजे हैं कि भाई कई डॉक्टर कह रहे हैं कि हस्तमैथुन से कोई नुकसान नहीं है। देखिए, हस्तमैथुन से बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि हमारा जो समाज है हमें ऐसे कार्यों की आज्ञा नहीं देता है, और जिस कार्य की हमें आज्ञा नहीं देता है हमारा समाज, तो वो कार्य अगर हम करते हैं तो हमारे मन में एक ग्लानि पैदा होती है। तो वो ग्लानि जब हमारे दिमाग में घर कर जाती है तो उस वजह से फिर हमें समस्याएं घेरती चली जाती हैं। हम अपने आप में सोचते रहते हैं कि भाई मैंने बहुत गलत कार्य किया है, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा जो है जो समाज है वो इसकी आज्ञा नहीं देता है ऐसे कार्यों की, इसलिए ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। और हमारे पेरेंट्स वगैरह से हमें सही तरीके से इसकी जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि हमारा समाज आपस में बातचीत करने की हमें आज्ञा नहीं देता है। जैसे एक जवान लड़का है, उसको कोई समस्या आ गई तो अपने पिता से, अपने पेरेंट्स से खुल के बात नहीं कर सकता, और दूसरा वो अपने पेरेंट्स से पूछ नहीं सकता कि मेरे को क्या अच्छा है क्या बुरा है। जो वो आसपास देखता है, अपने दोस्तों से सुनता है, किताबों में पढ़ता है, यूट्यूब वगैरह पे देखता है, वही वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो हस्तमैथुन को हमारे समाज में अच्छा नहीं माना गया है, इसलिए जब हम ऐसा कार्य करते हैं तो हमारे मन में बार बार वो चीज़ें आती रहती हैं। दूसरा इसका जो है वीर्य है, वीर्य जो है हमारे शरीर की 7वीं धातु है। अगर एक खून बनेगा 6-7 दिनों में जाके खून बनेगा, तो 40-45 दिनों बाद वीर्य बनेगा। यानी क्रमवार 7 धातुएं बनती हैं। रक्त बनता है, सबसे पहले प्लाज्मा बनता है, रक्त बनता है, तो मेद बनता है, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो इस तरीके से सीरियल वाइज ये हमारी धातुएं बनती हैं। तो एक धातु जब हमारे शरीर से जाती है, निकलती है, और उसका कोई औचित्य नहीं होता निकालने का, बिना किसी कारण के हम सिर्फ अपने मज़े के लिए, क्षण भर के मज़े के लिए हम इसको जो है हम डिस्चार्ज करते हैं, निकालते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। क्योंकि हमारा खान पान पौष्टिक नहीं है,
हम खाते तो फास्ट फूड हैं, हस्तमैथुन भी करते हैं, और हमारा जो है रहन सहन भी ऐसा नहीं है, तो हमारे जो आसपास का माहौल है वो भी अच्छा नहीं है। तो जिस तरीके का माहौल होगा, जैसा रहन सहन होगा, वैसे ही हमारे शरीर की बनावट होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हस्तमैथुन से जितना हो सके आप बचें। अगर आपके मन में बार बार हस्तमैथुन करने का विचार आता है तो उसको त्याग दें, यानी उसको एकदम से छोड़ना बिल्कुल कोई भी नहीं छोड़ सकता। कई बार ऐसी आदतें हो जाती हैं तो नौजवानों को छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप डिले करके देखें, जैसे अभी आपको हस्तमैथुन की लत लगी हुई है, तो आपके मन में कोई विचार आया, आपने सोचा उसी टाइम हस्तमैथुन करना है, तो आप उसको डिले करें। आप ये सोचें कि 5 मिनट बाद मैं हस्तमैथुन करूंगा। हो सकता है आपके विचार बदल जाएं धीरे धीरे, इस तरीके से आप इसको छोड़ सकते हैं। दूसरी बात, हस्तमैथुन की वजह से अगर बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई है तो आप किसी वैद्य से, किसी डॉक्टर से, अच्छे डॉक्टर से, किसी अच्छे वैद्य से जिसका इस विषय में तजर्बा हो, वहाँ से अपना इलाज करवाएं। अपने पेट को बिल्कुल साफ रखें, कब्ज बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। अगर कब्ज रहेगी तो आपको कोई दवाई काम नहीं करेगी। जो अच्छा वैद्य होगा पहले आपका पेट साफ करेगा, आपके लीवर को टोन अप करेगा, फिर आपको सेक्सुअल वीकनेस की दवाइयाँ देगा, जो आपके वीर्य की क्षति हुई है उस वीर्य की क्षति को पूरा करेगा। इससे क्या होता है, कब्ज रहनी शुरू हो जाती है, खाया पिया नहीं लगता, वजन नहीं बढ़ता है। तो ये समस्याएं जो है ज़्यादा हस्तमैथुन करने की वजह से आ जाती हैं। बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आप काउंसलिंग करें, अपने खान पान पे ध्यान दें। हो सकता है कई बार अगर आप अपना खान पान सही कर लें तो दवाइयों की भी ज़रूरत ना पड़े। अब बात आ जाती है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। अब जहाँ पे बात आ जाती है तो सबसे पहले तो जिनको कोई यौन कमजोरी है या जिनको नहीं है, जो ये सोचते हैं कि हमें आने वाले समय में भी कोई यौन कमजोरी ना हो, तो सबसे पहले तो वो फास्ट फूड को बिल्कुल त्याग दें, अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। फास्ट फूड आपने नहीं लेना है। कोई जर्दा तंबाकू खैनी वगैरह लेते हैं उसका भी आप परित्याग कर दें। और चाय कॉफ़ी समोसा कचौड़ी ये बिल्कुल बंद कर दें। दूसरी बात, आप मीठे फल, खट्टे फल नहीं लेने हैं कोई भी। मीठे फल जितने होते हैं वो फल ले सकते हैं, उनका जूस ले सकते हैं। और घर में ये बोल दें अपने माता पिता को कि सेंधा नमक ही इस्तेमाल करें। जो शादीशुदा हैं वो अपनी मिसेज को बोल सकते हैं, जो अनमैरिड हैं वो अपनी माता जी को बोल सकते हैं कि अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ सेक्सुअल वीकनेस ही नहीं, और भी बहुत सी बीमारियां, ये जो टाटा वाले नमक वगैरह हम लेते हैं थैली वाले, तो इनसे और भी बहुत सारी बीमारियां आती हैं। तो सेंधा नमक ही इस्तेमाल करें। जो डले वाला नमक आपको पंसारी से मिल जाएगा, वहाँ से सेंधा नमक बोल के ले लें, तो वही नमक इस्तेमाल करें। तो खान पान में क्या हो गया, मीठे फल हो गए और सूखे मेवे। अगर किसी का बजट सही है, चलो कई बार बजट नहीं भी होता, तो सूखे मेवे जिनका अच्छा बजट है, जिनको अलाउड करती है उनकी पॉकेट या उनका बजट अलाउड करता है, तो सूखे मेवे ले लें। 5-7 बादाम रात को भिगो के रख दें, सुबह उनको छील के बिल्कुल चबा के खाएं। काजू ले सकते हैं आप, बादाम काजू अखरोट इनका पाउडर बना के और इसको 1 चम्मच दूध में डाल के ले सकते हैं। इससे वीर्य भी बहुत ज़्यादा बनता है, आपका हाजमा भी सही रहता है और ये चीज़ें गर्मी भी नहीं करती हैं। और इसके अलावा आपने क्या करना है, कपड़े बहुत ज़्यादा तंग ना पहने। जैसे जिनको सेक्सुअल वीकनेस की समस्या है, स्पर्म काउंट मैंने देखा है बहुत से रोगियों के कम होते हैं सिर्फ जीन्स पहनने की वजह से। क्योंकि जीन्स जब पहनते हैं हम, टाइट जीन्स पहनते हैं, तो अंडकोश को ऐसे उसको जकड़ के रखती है वो। तो अंडकोश को पूरा जो है, अंडकोश को बाहर क्यों बनाया, तो प्रकृति ने बाहर अंडकोश को, इस टेस्टिस को इसलिए बनाया क्योंकि जो हमारे शरीर को अपना तापमान चाहिए, तो उससे डिफरेंस तापमान हमारे जो है अंडकोश को चाहिए शुक्राणु बनाने के लिए और शुक्राणु को जो है जिंदा रहने के लिए। तो बहुत से लोगों को पास सेल बढ़ जाते हैं, शुक्राणु मर जाते हैं। तो टाइट जीन्स वगैरह आप भी ना पहने जिनको ये समस्या है, या जिनको नहीं भी समस्या है वो भी टाइट जीन्स वगैरह ना पहने। तो ये भी आप एक चीज़ का ध्यान रखें। हर 15 दिनों बाद आप पेट साफ करें। आप गर्म दूध तो सभी पीते हैं, कुनकुना दूध। जिनको सपन दोष होता है वो कुनकुना दूध छोड़ दें, रात को कुनकुना दूध मत पिए, 4-5 बजे दूध ले लें आप। और जिनको सपन दोष नहीं होता है तो
वो ले सकते हैं, उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी कोशिश करें कि दूध को 4-5 बजे ले लें। और जिनको बहुत ज़्यादा कब्ज रहती है वो त्रिफला चूर्ण ले लें 1 से 1.5 चम्मच। रात को सोते समय कुनकुने पानी में डाल के ये त्रिफला चूर्ण आप खा लिया करें, तो आपका पेट भी ठीक रहेगा, हाजमा भी ठीक रहेगा, भूख भी अच्छी लगेगी। तो दूसरी बात, जो अपना शक्कर है, मिठाइयाँ हैं और बाज़ार की गली सड़ी चीज़ें हैं, इन चीज़ों से परहेज़ रखें। और खाना खाने के साथ साथ आप 200 ग्राम सलाद, 100-200 ग्राम सलाद ज़रूर लें। और सलाद बिल्कुल चबा चबा के खाना है। जैसे खाना खाने से पहले आप 100 ग्राम पपीता ले सकते हैं, आप अमरूद ले सकते हैं, आप खीरा ककड़ी ले सकते हैं। तो 100 ग्राम सलाद आप खाना खाने से पहले ज़रूर लें। और खाना बिल्कुल चबा के खाएं, जल्दबाजी में ना खाएं। खाना खाने से 40 मिनट पहले पानी पीजिए और 40 मिनट बाद पीजिए। बीच बीच में अगर कोई दिक्कत आती है, कई बार कई भाइयों को गले की दिक्कत होती है कि वो खा नहीं सकते बिना पानी के, तो घूंट घूंट आप ले सकते हैं। तो खाने के साथ पानी का परहेज रखें, खाने को बिल्कुल चबा के खाएं। और शाम का जो खाना है वो सोने से 3 घंटे पहले हम क्या करते हैं कि खाना खाया और बेड पे चले गए, टीवी देख लिया, मोबाइल पे कुछ ना कुछ देख लिया, अपनी दिनचर्या समाप्त कर ली, इसी तरीके से हम सो गए। तो उस टाइम क्या होता है कि हमारा पाचन तंत्र सही तरीके से कार्य नहीं करता है। तो जो भी चीज़ें जाती हैं वो यूं की यूं पड़ी रहती हैं। तो सुबह उठ के जब हम शौच जाते हैं वहाँ पे जोर लगाते रहते हैं, तो कब्ज हो जाती है, मल शुद्धि नहीं होती है, पेट में टॉक्सिन जम जाते हैं, तरह तरह की बीमारियाँ, सिर्फ सेक्सुअल वीकनेस ही नहीं और भी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। तो सबसे बढ़िया प्रक्रिया इसकी यही है कि सूर्यास्त होने से 15 मिनट पहले आप अपना खान पान कर लें। और खाना बिल्कुल लाइट करें, ज़्यादा भरपेट खाना ना खाएं। सुबह का खाना आप भरपेट खा सकते हैं, लेकिन शाम को बिल्कुल लाइट खाना। और खाने में देसी घी का इस्तेमाल करें, जो बढ़िया घर का घी हो उसका ज़रूर इस्तेमाल करें, ताकि आपको कब्ज वगैरह ना रहे। जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है वो भी देसी घी ले सकते हैं, लेकिन हो घर का तो उससे कोई कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं बढ़ता है। तो देसी घी का भी इस्तेमाल करें और खाना सही समय पे खाएं। और सुबह का खाना आप एक निश्चित समय पे, जैसे 9 या 10 बजे के बीच बीच आपने करना है, तो उसमें भी परोठा वगैरह नहीं लेना है। और लस्सी या दही आपने जो लेनी है तो 2 बजे से पहले पहले ले लेनी है। 2 बजे के बाद कोई लस्सी या दही मत लें। और सुबह सबसे बड़ी बात, रात को तांबे के बर्तन में अगर पानी डाल के रख देंगे तो सुबह बिना कुल्ला किए उसको पिएं, तो ये भी एक बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत रामबाण है ये सभी समस्याओं के लिए। लेकिन फिर भी अगर तांबे के बर्तन का पानी नहीं पी सकते तो सुबह पानी थोड़ा कुनकुना कर लीजिए, 1 गिलास ले लीजिए, बड़े वाला गिलास, स्टील का गिलास ले लीजिए। तो बिना कुरला किए, क्योंकि हमारे जो मुंह की लार है ना, तो ये सारी रात जागती रहती है, सारी रात क्रिया करती है, तो इससे रोगों से लड़ने की इसमें बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। तो इसको अंदर ही लगा जाएं आप, तो इसको कुल्ला नहीं करें। तो सुबह वो कुनकुना पानी घूंट घूंट करके चारपाई पे बैठ के आराम से, या बेड पे या चारपाई पे, तो आराम से ये पानी पिए। और फिर 5-7-10 मिनट बाद आप सैर करने के लिए चले जाएं, तेज चाल सैर करें 2 से 3 किलोमीटर। अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं, 2 से 3 किलोमीटर जब आप तेज चाल सैर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कब्ज की समस्या बिल्कुल भी नहीं रहेगी, आपका पाचन तंत्र बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आप शौच के लिए जाएं, और जब शौच के लिए जाएं तो उसमें शौच में फिर कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है। और सारे दिन में 7-8 गिलास पानी आप ज़रूर पिए, नॉर्मल पानी हो, फ्रिज का ज़्यादा ठंडा ना हो। और जूस पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं। फास्ट फूड, चाट पकौड़ी, ये चीज़ें, बेसन मैदा, ऐसी चीज़ों का परहेज रखें। बाकी कोई शंका हो आपकी तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अब कई भाइयों की नाराज़गी होती है कि जवाब नहीं देते, तो पूरी बात नहीं पूछते हैं, एक ही लाइन में बात पूछते हैं कि वैद्य जी सफल दोष का क्या इलाज है। तो सफल दोष क्यों हो रहा है, आपकी समस्या कहाँ पे है, समस्या की जड़ बताइए, अपनी उम्र बताइए, वजन बताइए, समस्या कब से है, मीठा कितना खाते हैं, गैस तेजाब एसिडिटी कुछ है या नहीं है। तो पूरी ऑडियो में डाल दीजिए, आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। लेकिन अगर आप एक लाइन में पूछेंगे तो शायद मैं आपको इग्नोर कर जाऊं, तो ये मेरी भी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि मैसेज बहुत ज़्यादा होते हैं तो सभी मैसेजों का रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। जो पूरे प्रॉपर तरीके से पूछते हैं उनको ज़रूर बताते हैं। बाकी जिन भाइयों की कोई शंका हो वो फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं, कॉल करने का समय 9 से 5 है। और जिन्होंने दवाइयाँ वगैरह लेनी हो, कोई अपना ट्रीटमेंट करवाना हो, वो क्लिनिक पे मिल सकते हैं। क्लिनिक हर रोज़ खुला होता है,
9 से 5। दूर से आने वाले भाई एक दिन पहले कॉल कर लें तो आपको सही गाइडलाइन दी जाएगी, सही सलाह मशवरा दिया जाएगा। तो ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत से लोग इस रोग से जो है परेशान हैं, पीड़ित हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच सके, उन तक मेरा ये मैसेज कन्वे हो सके। तो आप इसी में मेरी हेल्प कर सकते हैं। यही एक आपसे इच्छा रखता हूं कि आप ये मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुर्वेद के जरिए अपनी हेल्थ को सही रख सकें, रोगों से बच सकें, अपना खान पान सही कर सकें। बाकी जो भाई नए आए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।